नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज जो अपना विषय है वो हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर एग्ज़ाम में जिसमें ये टॉपिक लगता है उसमें प्रत्येक एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि कोई न कोई एक या दो प्रश्न आते ही हैं। प्राय एग्ज़ाम में 3 तक भी बन जाते हैं, लेकिन एक या दो प्रश्न इससे संबंधित आते हैं। तो आप एक बार इसका रिवीजन अवश्य करें। आज जो हम पढ़ेंगे वो वाक्य विचार। क्या पढ़ेंगे? वाक्य विचार। और इसी का दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। तो आज हम वाक्य विचार के बारे में बात करेंगे, कल वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। हो सकता है आज ही पढ़ ले वाक्य शुद्धि, तो आप इस टॉपिक अगर टाइम बचता है तो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास होती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आज दोनों एक साथ ही समझा दूँ। वाक्य में किस प्रकार की त्रुटियां रह जाती है और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये कंप्लीट होने के बाद में अपने जो हैं इसके क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। तो अब अपने शुरू करते हैं। ये जो वाक्य विचार या वाक्य शुद्धि टॉपिक है, इसको अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इसको एक बार रिवीजन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। किसे कहते हैं वाक्य? वाक्य है जैसे एक शब्द का सबसे छोटा जो इकाई होती है, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है वर्ण। यानी शब्दों के लिए, जिस प्रकार शब्दों की रचना के लिए, अगर हमें या कहें तो सार्थक शब्द की, सार्थक शब्द की रचना, सार्थक शब्द की अगर रचना करनी होगी तो उसे वर्णों का सार्थक समूह चाहिएगा, सार्थक समूह होना चाहिए। जैसे एक शब्द की रचना करनी है अपने को, तो वर्णों का एक सार्थक समूह होगा तो ही एक सार्थक शब्द होगा। जैसे मान लीजिए यहां अपने को कमल लिखना है, कमल। अगर ये जो कमल है, इसमें वर्ण जो है एक सीक्वेंस के अंतर्गत दिया गया है और इसका अर्थ निकल रहा है कोई ना कोई। जब तक इस शब्द का अर्थ नहीं निकलता तब तक वर्णों का सार्थक समूह नहीं होता, और सार्थक समूह नहीं होता तो वो शब्द सार्थक नहीं होता। जैसे इसको लिख दें, कमल को लिख दें लकम, लकम, तो ये सार्थक शब्द नहीं है। ये जो शब्द है ना, ये सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं। तो जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, वैसे ही सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। तो वाक्य को पूरा करने से पूर्व अपने को ये पता होना चाहिए था कि वाक्य है क्या। जब तक सही समूह नहीं होगा तब तक वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अब मैं बात करता हूं कि जो ये हैं वाक्य के अंतर्गत, इसके अंग कहें या तत्व कहें या अवयव, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग कहें, तत्व कहें या फिर अवयव कहें, अवयव, जिसे अपने भाग भी कह सकते हैं, भाग भी। यानी कि एक सार्थक वाक्य अगर आपको बनाना है तो उसके कितने अंग होने चाहिए या कितने अंग होते हैं, या उसके तत्व कौन कौन से तत्व होते हैं, या उसके कौन कौन से अव होते हैं या अवयव होते हैं, या उसके कौन कौन से भाग होते हैं, ये भी अपने को जानना जरूरी है।
जैसे अपने एक वाक्य लिखते हैं कि सबसे पहले जैसे मान लो वाक्य में कर्ता आता है, क्या आता है? कर्ता, कर्म और क्रिया। मुख्यतः ये स्ट्रक्चर रहता है वाक्य का। यानी एक वाक्य अगर अपने को बनाना है तो एक कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगी। वो बस अलग बात है कि कुछ क्रिया का विस्तारक हो जाता है, कुछ कर्म का विस्तारक हो जाता है, कुछ कर्ता का विस्तारक होता है, कुछ इसकी आकांक्षा होती है, कुछ इसके जो है पूरक होते हैं। अपने उस स्तर तक नहीं जाएंगे, अपने ये देखेंगे कि कर्ता, कर्म और क्रिया ये इसका क्रम होता है। मान लो क्रिया पहले रख दें, कर्ता बीच में रख दें, कर्म लास्ट में रख दें, तो ये क्या होगा कि वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो सही नहीं होगा, इसका सीक्वेंस सही नहीं होगा, इसका क्रम सही नहीं होगा और वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, वो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो मुख्यतः जो वाक्य के अंग होते हैं वो 2 होते हैं। मुख्यतः, आप साथ साथ चाहो तो लिख सकते हो, मुख्यतः वाक्य के अंग, वाक्य के अंग। आप साथ साथ लिखते रहे ताकि आसान रहेगा आपको। मुख्यतः वाक्य के अंग कितने हैं? अंग जो है वाक्य के देखना है, या तत्व कितने हैं, या अवयव कितने हैं, या भाग कितने हैं। तो एक वाक्य के मुख्यतः शब्द लिखा है मैंने यहाँ, इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। कौन कौन से 2 भाग होते हैं जी? अपने को ये देखना है। एक तो होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और एक होता है आपका विधेय। एक होता है विधेय। एक वाक्य के अंतर्गत एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। और उद्देश्य का विस्तारक भी होता है, उद्देश्य का पूरक भी होता है, विधेय का भी विस्तारक होता है, विधेय का भी पूरक होता है। तो ये विस्तारक कौन सा है, उद्देश्य कौन सा है, या फिर विधेय क्या है, अपने को इस बात को समझना है। सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि विस्तारक और उद्देश्य है क्या। ये उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य जो है वो अगर सामान्य शब्दों में समझें तो वाक्य के 2 अंग बता दिया आपको, एक तो उद्देश्य बता दिया, दूसरा विस्तारक बता दिया या विधेय बता दिया। अब अपने ये देखेंगे कि वाक्य के जो अंग 2 बताए उसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य जो होता है ना वो मुख्यतः आप कह सकते हैं, जिसे आप कर्ता कह सकते हैं। अगर साधारण शब्द समझे तो कर्ता को ही क्या कहा जाता है? कर्ता को ही सामान्यतः, या सामान्यतः शब्द लिख सकते हैं, सामान्यतः। सामान्यतः कर्ता को ही क्या कहते हैं? उद्देश्य। आपको कोई भी एक वाक्य देकर के पूछ सकता है कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो अपने को पता होना चाहिए कि कर्ता जो है ना वो ही आपका उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य। इस बात का ध्यान रखना है। और उद्देश्य का जो विस्तारक होता है वो भी अपने उद्देश्य, यानी कर्ता का जो विस्तारक होता है उसे भी अपने उद्देश्य के अंतर्गत ही रखते हैं। यानी उद्देश्य और विधेय 2 होते हैं और कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं और कर्ता के विस्तारक को भी अपने उद्देश्य में रख सकते हैं। अब बात करें विधेय की, तो विधेय क्या होता है? विधेय क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कर्ता रखते हैं, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है ना। अब जो ये कर्ता है ये तो उद्देश्य हो गया, और कर्ता का जो विस्तारक यानी कि उसको सार्थक बनाने के लिए जो अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कर्ता को सार्थक बनाने के लिए, वाक्य में कर्ता को सार्थक बनाने के लिए जो अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो ही कर्ता का विस्तारक कहलाता है, उसे उद्देश्य भी कहते हैं। ध्यान रखना है, कर्ता उद्देश्य होता ही होता है और कर्ता का विस्तारक है वो भी क्या होता है?
उद्देश्य होता है। विधेय, अब बचा विधेय, यानी कि क्रिया, एक वाक्य में जो क्रिया होती है, क्या क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। ये लो, कितनी चीज समझ में आई आपको कि वाक्य के मुख्यतः अंग कितने होते हैं, 2 अंग होते हैं। वो कौन कौन से अंग बताए मैंने आपको, एक तो बताया उद्देश्य और दूसरा बताया था विधेय। अब ये उद्देश्य क्या है, यानी वाक्य में जो कर्ता है वो उद्देश्य है और कर्ता का जो विस्तारक है वो भी क्या है, उद्देश्य है। और जो वाक्य में क्रिया है वो विधेय है और क्रिया का जो विस्तारक है वो भी विधेय है। तो चीज समझ में आई। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो मुख्यतः वाक्य के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, 2 अंग होते हैं। 2 अंग कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं और कर्ता का जो विस्तारक है उससे भी उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को विधेय कहते हैं और क्रिया का विस्तारक है उसे भी विधेय कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब अपने आगे बात करते हैं कि इससे किस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ एक मैंने लिख दिया, छात्र स्कूल या विद्यालय जाते हैं। ये लो, अब जो ये छात्र क्या है, करता है, ठीक है, और स्कूल क्या है, कर्म है, और जाना क्या है, क्रिया है। ये जो क्रिया है ये विधेय है, क्या है, विधेय। और ये करता है, ये क्या है, उद्देश्य। ये समझ में आ गई होगी भाई, करता क्या है, उद्देश्य। और अगर साधारण शब्दों में और समझे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो, जिसके बारे में, जैसे यहाँ छात्र के बारे में कहा जा रहा है तो छात्र तो क्या है, कर्ता, और कर्ता ही क्या है, उद्देश्य है। जैसे यहाँ अगर ये कर देते, छात्र दूर स्थित या छात्र नजदीक स्थित विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो अब क्या है कि ये जो छात्र दूर स्थित स्कूल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको विस्तार दिया जा रहा है, किसको, छात्र को। तो ये भी इसका किस में आएगा, उद्देश्य में ही आ जाएगा, है ना। अगर ये वो छात्र स्कूल जाते हैं और छात्र स्कूल जाते हैं, वहां जाकर वो पढ़ते हैं, अब वो वहां जाकर के बात कर रहे हैं, वो सारा क्या है कि क्रिया को विस्तार कर रहे हैं। इसका मतलब वो सारा का सारा विधेय में आएगा और दूर स्थिति ये छात्र का विस्तारक यानी उद्देश्य का विस्तारक, और इसका जो विस्तार दे रहे हैं वो विधेय का विस्तारक हो गया। तो चीज समझ में आ गई। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, और उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, कर्ता के विस्तारक को उद्देश्य कहते हैं, विधेय क्रिया को कहते हैं और क्रिया के विस्तारक को ही विधेय कहते हैं। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। विधेय क्या है, उद्देश्य क्या है, यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अब अपनी बात करते हैं कि एक वाक्य है, वाक्य लिखता हूं, एक सुंदर लड़की पढ़ रही है। ये लो, एक सुंदर लड़की पढ़ रही है, ये हमारा एक वाक्य है। आपको बताना है कि यहां कर्ता क्या है, कर्ता है लड़की, कर्ता क्या है, लड़की, और ये इस कर्ता को हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। अब जो ये लड़की पढ़ रही है उद्देश्य हो गया, और पढ़ना क्या हो गई, क्रिया, क्या हो गई, क्रिया।
इसे हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। और ये जो लड़की को इतना विस्तार दिया है कि वो कैसी है? सुंदर है, तो ये क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक। कर्ता का विस्तारक, इसे हम कर्ता का विस्तारक भी कहेंगे, और चाहे तो इसे हम क्या कह सकते हैं? उद्देश्य भी कह सकते हैं। जिसमें में आगे होगी, वह लड़की कर्ता था, इसे उद्देश्य कहेंगे। पढ़ रही क्रिया थी, इसे विधेय कहेंगे। और इस वाक्य में जो है वो विधेय का विस्तारक नहीं है। अब लड़का बहुत अच्छा खेलता है, दूसरा वाक्य है लड़का बहुत अच्छा, लड़का बहुत अच्छा खेलता है। ये लीजिए, ये जो लड़का क्या है? ये कर्ता, और इसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। जी समझ में आ गया? कर्ता उद्देश्य हो गया। बहुत अच्छा खेलता, खेलता क्या है? क्रिया। अब इस क्रिया को विस्तार किसने दिया? इस वाक्य में क्रिया का कोई विस्तार नहीं था, और इसमें हमने क्या किया? ये बहुत अच्छा खेलना है ना, ये क्रिया को विस्तार दे दिया। तो ये क्रिया तो विधेय थी, ये विधेय था, और इस विधेय का विस्तार देने वाला शब्द क्या है? बहुत अच्छा। तो ये भी क्या हो गया? विधेय हो गया। विधेय यानी विधेय का विस्तारक, यानी क्रिया का विस्तारक ही विधेय का विस्तारक, और विधेय का विस्तारक ही क्रिया का विस्तारक कहलाएगा। तो चीज समझ में आ गई। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य का विस्तारक किसे कहते हैं? और विधेय किसे कहते हैं? विधेय का विस्तारक किसे कहते हैं? यहां तक हमने दो चीजें समझी। अब अपनी बात करते हैं कि सर ये तो इसके अंग हो गए, चलो ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है तो हम कर लेंगे उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, विधेय का विस्तारक क्या है, कर्ता का विस्तारक क्या है, यहां तक तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर बात करें कि अपने कि सर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, अगर वाक्य के प्रकारों की बात करें ना, ये अंग थे वाक्य के प्रकार, तो इसके जो मुख्यतः ना, मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार। कितने प्रकार? दो। ध्यान रखना है, प्रकार पूछ सकता है। मुख्य तो जो है वो दो ही प्रकार है। वो कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर इसका एक प्रकार होता है, और दूसरा जो होता है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। संरचना कह सकते हैं, चाहे तो इसे अपने रचना भी कह सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है। दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर, दूसरा पहला अर्थ के आधार पर, लिख ले साथ साथ में, अर्थ के आधार पर, और दूसरा जो है वो रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कौन से होते हैं और अर्थ के आधार पर कौन से होते हैं। तो अब अपने देखते हैं कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य के कितने भेद होते हैं। और एक जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक बुक लगती है रचनाएं प्रबोध, उसमें वाक्य का तीसरा अंग विद्या है। ये नोट करने वाली चीज है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक लगती है प्रबोध, रचना प्रबोध, उसमें एक तीसरा अंग विद्या है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर इसके भी वहां तीन भेद दे रखे हैं, जैसे कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तीन भेद दे रखे हैं। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं, कारण कि सोच रहा हूं कि दोनों एक साथ हो जाए। तो इसके तीन भेद दे रखे हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तीन भेद है क्रिया के आधार पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो दे रखा है उसमें, रचना प्रबोध में। तो इसको भी ध्यान रखना है, इसका भी अपने लास्ट में करेंगे। और इसको कहाँ करेंगे? जब हम वाच्य पढ़ेंगे,
आपके अलग से टॉपिक लगता है वाच्य, वहां इसको करेंगे। यहां अपने सिर्फ इन दो के आधार पर बात करेंगे। किन किन के आधार पर? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं लिखते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो होता है 1 2 3 4, इनको देखते हैं। एक होता है आपका निषेधवाचक, कौन सा? बल्कि विधानवाचक लिख लीजिए, विधानवाचक, विधानवाचक। यह है अर्थ के आधार पर, ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कर रहे हैं अपने। विधानवाचक, निषेधवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक। और इसके बाद आप करेंगे आज्ञावाचक। और नंबर 5 पर करेंगे आप, लिखते जाएं साथ साथ में, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। नंबर 6 पर अपने करेंगे इच्छावाचक। लिख लिया आपने? ये 6 वेद हैं इसके। और एक जो होता है इसका होता है, वो होता है संकेतवाचक। नंबर 7 लिख सकते हैं, संकेतवाचक। और एक और लिख सकते हैं आप, संदेहवाचक, संदेहवाचक। ये लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद कर सकते हैं अपने? विधानवाचक या विधानबोधक भी कह सकते हैं। निषेधवाचक, एक विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, साथ साथ याद भी करते जाए। चौथा आज्ञावाचक, फिर विस्मयादिबोधक, फिर इच्छावाचक, फिर संकेतवाचक, और फिर हमारा रहता है संदेहवाचक। ये विधानवाचक से कहते हैं, निषेधवाचक से कहते हैं, प्रश्नवाचक से कहते हैं। किस किस प्रकार समझेंगे? विधान का मतलब किसी बात का होना पाया जाता है। जैसे अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक लिखता है, छात्र पढ़ते हैं, छात्र खेलते हैं, वो जाता है, वो आता है। सामान्य जब विधान किया जाए कि कार्य हो रहा है, किसी कार्य के होने का, किसी बात का होने का पाया जाता है, तो वो सामान्य से वाक्य जो होता है वो क्या कहलाता है? विधान। जब वाक्य में, यहां चाहो तो लिख सकते हो, जब वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध हो, एक कार्य हो रहा है, इस चीज का बोध हो, विधान हो, तो उसे कहते हैं विधानवाचक। फिर होता है निषेधवाचक। इसे अपने निषेधवाचक से कहेंगे, ध्यान रखना है, निषेधवाचक में सारी की सारी नकारात्मकता होती है। जैसे आप मत खेलो, आप मत पढ़ो, आप ये मत करो, आपको लिखना नहीं चाहिए, आप खेल नहीं पाते। इस प्रकार का नकारात्मकता जब भाव में छुपी होती है तो उसे कहते हैं हमें निषेधवाचक। पूछ लेगा कि निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है, नहीं दे करके पूछेगा तो निषेधवाचक हो जाएगा। किसी कार्य के होने का पता चलेगा तो वो किस प्रकार का हो जाएगा? विधानवाचक हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में बड़ा आसान समझ सकते हैं अपने। किसी भी वाक्य को जब, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसका जब बोध हो रहा है, इसका यानी कि प्रश्नवाचक लगा है। और ये जो क्या है ना, ये बता रहा है यह कौन आया है, आप कहाँ जा रहे हैं। जब किसी वाक्य को, सामान्य वाक्य को प्रश्न का बोध कराता है तो वो कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। फिर होता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा में क्या होता है? किसी भी कार्य को आज्ञा दी जाती है।
आज्ञा या भावनात्मकता का बोध होता है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, और इसमें नम्रता भी होती है, निवेदन भी होता है। आप ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा, यानी कि ये मेरा निवेदन है, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ। या फिर आप यहाँ से चलिए, आप यहाँ से चले जाइए। और जब मैंने कृपया जोड़ दिया तो निवेदन हो गया, और आज्ञा दे दी कि आप यहाँ से जाइए, इसका मतलब है आज्ञावाचक निवेदन होता है। विनती भी इसमें हो सकती है। विस्मयादिबोधक में क्या होता है, जैसे ओहो ये तो बहुत गलत हो गया, अहो अहो यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया। यहां पर मैंने विस्मय किया कि ये तो होना नहीं चाहिए था, ये हो गया। या फिर अपने किसी से घृणा करते हैं, छी ऐसा नहीं चाहिए था, छी इसमें तो कीड़े हैं, छी इसमें तो कीड़े है। अब यहां क्या कर रहा हूं, मैं घृणा कर रहा हूं, और यहां मैं विस्मय कर रहा हूं। जब किसी भी बात में घृणा का बोध हो या फिर विस्मय का बोध हो तो उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। आज्ञा या विनती में आज्ञावाचक हो जाएगा, प्रश्न में प्रश्न कर ही रहते हैं, निषेध में किसी वाक्य का निषेध होना होता है, विधानवाचक में किसी कार्य का होना होता है। अब फिर होता है इच्छा। इच्छा, इच्छा का मतलब हो कि आपको पढ़ना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। इच्छा में क्या होता है, आपको पढ़ना चाहिए। जब किसी बात में इच्छा दर्शाई जाए तो वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक, संकेत में क्या होता है, दो क्रियाएं जुड़ी होती है। जैसे दो क्रियाओं को जोड़ करके जो चिन्ह बताए जाते हैं वो संकेत होते हैं। जैसे आप भला तो जग भला, जो सोएगा वह होएगा। जैसे अब आप पढ़ रहे हो तो आप जाग रहे हो तो आप पा रहे हो, अगर आप सो जाते तो खो देते। जो सोएगा वह खोएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, दो क्रियाएं हैं, सोना और खोना। इनको वह और ये जो है ये क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि खोना कब होगा, जब सोएगा। ये संकेत है हमारा। आप भला तो जग भला, ठीक है। यदि यदि वर्षा होगी तो फसल होगी। ये क्या हो रहा है, यदि तो वर्षा होगी तो फसल होगी। वर्षा होना और फसल होना ये एक दूसरे पर डिपेंड है, और इनको ये जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये संकेत कर रहे हैं कि वर्षा हुई तो ऐसा कार्य होगा। जब दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए जो संकेत बताए जाते हैं उसे संकेतवाचक। संदेह में कोई दिक्कत नहीं है। शायद आज वर्षा हो, शायद वह चला गया हो, वो जाएगा, लगता है वो जाएगा। तो जब इस प्रकार संदेह हो तो वहां पर जो वाक्य होगा वो संदेहवाचक वाक्य होगा। तो अर्थ के आधार पर आपने 8 वेद किए। कितने वेद हैं इसके, 8 वेद। कितने, 8 वेद। ये जो 8 वेद है ये किसके आधार पर, ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर भी नहीं किया है, रचना के आधार पर अभी नहीं किया है, ये अपने किया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने वेद हैं, अर्थ के आधार पर कितने वेद है, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये 8 वेद हैं अर्थ के आधार पर। आज हमने पढ़ा है कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने अंग हैं, उधेय और उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य का विस्तारक किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं और विधेय का विस्तारक किसे कहते हैं। और उसके बाद में वाक्य के जो प्रकार है वो कितने प्रकार बताए मैंने आपको। वाक्य के
दो प्रकार मुख्यतः बताए, किस आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने 8 भेद किए और ये 8 भेद मैंने आपको बता दिए, इनके वाक्य जैसे हम निकालेंगे हो जाएगा। और उसके बाद जो है बात करेंगे रचना के आधार पर। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि क्लास बड़ी हो जाएगी, तो आप अर्थ के आधार तक ही आज वाक्य को करेंगे। कल अपने रचना के आधार पर और वाक्य शुद्धि के बारे में बात करेंगे। ये क्लास अपने साथियों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को देखें। हो सकता है कक्षा में पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, क्योंकि अभी एग्जाम आपका नज़दीक है, तो आप उनको भी शेयर करें। और चैनल को आपको पता ही है, मन करता है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही रहेगा।